बीएसएनएल का वापस आना ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से वापस आना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में 90% लोगों को बीएसएनएल की जरूरत है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। अब आप बीएसएनएल के यूजर हो या फिर ना हो, कोई अदर सिम कार्ड यूज करते हैं, बट इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे बीएसएनएल के बारे में। स्टार्ट करेंगे जब बीएसएनएल आया था तब से, प्रॉपर डीप नॉलेज लेंगे बीएसएनएल के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर। बीएसएनएल आया था 1 अक्टूबर 2000 के अंदर, 1 अक्टूबर सन 2000 बीएसएनएल आया था। एंड हर टेलीकॉम कंपनी की तरह अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा कस्टमर बेस था इनके पास, अच्छी रेवेन्यू था, अच्छा टर्नओवर था, सब कुछ मस्त एकदम चली जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2000 से लेकर के 2007 तक इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया एंड बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस भी बनाया। बट जब से ये स्टार्ट हुए थे सन 2000 से, अब जब भी ये आया, सरकारी कंपनी थी, प्लान काफी सस्ते थे, लोग काफी इंगेज हुए इसकी तरफ, आए और यूज किया, सब कुछ अच्छा लगा, सर्विसेज अच्छी लगी। तब क्या था उस जमाने में, सबके पास 2G था भैया, कॉलिंग वगैरह होती थी, एसएमएस वगैरह थोड़ा बहुत यूज करते होंगे जो लोग यूज करते होंगे, तो सारी सर्विसेज इनकी मस्त चल रही थी। बट कहीं ना कहीं इनका बेस खराब हो रहा था, कस्टमर बेस खराब हो रहा था। वो कहां पर खराब हो रहा था आगे आप लोगों को पता लगेगा। 2000 से लेकर के 2007 तक इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, कभी भी ये लॉस में नहीं गए। बट 2008 जैसे ही लगता है इन्होंने पहला लॉस किया। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, उल्टा लॉस में चलेगा ये। अब हमारा अगर कोई बिजनेस है, कंपनी है, तो वो लॉस में क्यों जाएगी भैया? या तो हम सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे हैं, कस्टमर बेस हमारा खराब हो रहा है, या फिर कंपटीटर आ गए जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अब कंपटीटर तो पहले से ही थे, बीएसएनएल से भी पहले से थे। वोडाफोन 1994 से था, इसका सबसे पहले नाम था हैच के नाम से जाना जाता था, 1994 में आया था। उसके बाद एयरटेल आया 1995 में, देन एयरसेल वगैरह। एयरसेल हाँ कुछ सर्कल में आया, उतना अच्छे से पॉपुलर नहीं हुआ, बट ये काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे बिकॉज ये प्राइवेट कंपनियां थी, कस्टमर की सुनते थे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो उसको सॉल्व करते थे। बट बीएसएनएल के अंदर सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि वो सुनते नहीं थे। अभी सरकारी कंपनी थी, अब सरकारी काम कैसे होता है आप सभी को पता ही होगा। सरकारी बैंक में जाओगे तो क्या हाल होता है, अभी लंच है बाद में आना भैया, तो यही सारा कुछ चल रहा था उनके ऑफिस वगैरह में। और बीएसएनएल के सिम वगैरह बहुत ही मतलब दिक्कत से मिलते थे, मतलब बहुत ज्यादा त्रिमझाम होता था। प्राइवेट कंपनी थोड़ा इजीली मिल जाता था सिम कार्ड, बट बीएसएनएल सरकारी काम थे, भैया यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, ये करो, वो करो, फलान ढमाका, तब सिम कार्ड मिलेगा। सिम कार्ड ले लिया, बड़ी मुश्किल से कोई दिक्कत आ रही है, कॉल करेंगे, कस्टमर केयर अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हो तो वहां पर भी सही से पेश नहीं आते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही गलत चल रही थी बीएसएनएल के अंदर, और यही एक राज था और यही एक मात्र बीएसएनएल को डूबने का जरिया था। बीएसएनएल तभी डूबा क्योंकि इसका एम्प्लॉय बेस जो था, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो सही नहीं थे, ढंग से बात नहीं करते थे, सर्विसेज जल्दी से सॉल्व नहीं करते थे, कोई दिक्कत आती थी उसके ऊपर काम नहीं होता था। एक बार काफी अच्छे से चला, जब आया तब काफी अच्छे से काम हुआ, इसके ऊपर नए टावर लगे, सब कुछ हुआ, A to Z बड़े चल रहा था मस्त। बट धीरे धीरे ये सरकारी की वजह से डूबता रहा। लाइक एक टावर लगाया, वहां पर कुछ खराब हो गया तो वो पड़ा है, वैसे ही खराब पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, उसको जल्दी सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अब लोगों को दिक्कत आ रही है, तो सभी ने क्या किया कि वो प्राइवेट कंपनी की तरफ शिफ्ट होने लगे भैया। एयरटेल अच्छी सर्विस दे रहा था, कोई दिक्कत हो रही थी तो तुरंत उसको सॉल्व कर रहा था। लाइक उसने भाई टावर लगाया, कुछ खराब हुआ तो भैया हफ्ते के अंदर अंदर उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना कस्टमर बेस इतनी जल्दी खराब नहीं करेगी, और उसको सर्विसेज अगर मिल रही है अच्छी खासी किसी कस्टमर को, तो वो छोड़ के क्यों जाएगा। और कंपनी भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा कस्टमर जो है छोड़ के जाए, हमारा लॉस होगा भैया। और वो बिजनेस करना जानते हैं, प्राइवेट कंपनियां बिजनेस करना जानते हैं भाई, इसी चीजों के ऊपर लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं वो लोग बिजनेस के चक्कर में। बट ये बीएसएनएल क्या थी, ये सरकारी कंपनी थी, तो यहाँ पर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसके कारण ये 2008 के अंदर आ करके डूब गया भैया, लॉस में आ गया। अब एयरटेल, हैच का नाम चेंज हो गया, वोडाफोन आ गया, एयरसेल वगैरह, और इसी बीच और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां आ गई, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, एक रिलायंस का भी सिम आया था, वीडियोकॉन, ऐसे बहुत सारे सिम्स आ गए। हालांकि ये चल नहीं पाए। 2016 के अंदर जैसे ही जियो आया, इसने पूरा बवाल मचाया, और 2017-18 में सारे जितने भी टेलीकॉम कंपनियां आई थी बाद में, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस तो उनका ही था, उन्होंने बंद करके उसको मर्ज किया जियो के अंदर, वीडियोकॉन वगैरह सारे खत्म हो गए बिल्कुल। और अभी भी बीएसएनएल का लॉस ही चल रहा था भैया, ये प्रॉफिट में कभी भी नहीं आ रहे थे, लॉस झेल रहे थे बस। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है, 2024 के अंदर प्रॉफिट करती है। अब देखो एक बहुत ही बड़ी चीज है कि यार बीएसएनएल मतलब सर्वाइव कर रहा है इतने टाइम से, करीब 17-18 साल से लॉस में था, बट आज तक वो सर्वाइव करता रहा बिकॉज ये सरकारी कंपनी थी, फंडिंग मिलती रही सरकार से, और ये चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हो भैया। लॉस हो रहा, लॉस जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ अलग रीजन भी हैं इस कंपनी को रन कराने के, वो एक प्राइवेट चीजें हैं जो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ कम्युनिकेशन जो है वो मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के, वो बीएसएनएल के ऊपर रन करते हैं। सो वो हमारा वैसे टॉपिक नहीं है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट हाँ, इसको फंडिंग मिलती रही, चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बट इसी जगह पर अगर कोई प्राइवेट कंपनियां होती भैया, तो उनकी वाट लग जाती, 1-2 साल में वो बंद कर देते, 17 साल सर्वाइव नहीं करते। अब ये सरकारी कंपनी थी इसलिए चलती आई। अब इसने प्रॉफिट कैसे अर्न किया ये आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता लगी गया होगा भैया कैसे अर्न किया इसने प्रॉफिट, बिकॉज अभी सभी कंपनियों ने अपने प्लान वगैरह बढ़ा दिए थे, तो काफी सारे लोग जो है बीएसएनएल की तरफ चले गए कि उसके प्लान सस्ते
हैं, ठीक है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ज्यादा महंगे प्लान यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो रिचार्ज वगैरह में इतना नहीं खर्चा कर सकते, वो सारे लोग बीएसएनएल की तरफ चले गए। और क्यों ना जाए, 4G चल रहा है, ठीक ठाक है। वैसे कई जगह पे 4G सर्विसेज की नहीं है, बट काफी हद तक अभी सर्विसेज हो चुकी है। अब बीएसएनएल को काफी अच्छा मौका मिल गया जब सभी कंपनियों ने प्लान बढ़ा दिए, रिचार्ज प्लान बढ़ाए, तो उसके प्लान वही पुराने थे और सर्विसेज में कुछ खास इनके पास इंप्रूवमेंट हुई नहीं थी। ये लोग बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे थे, तो इनमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वही प्लान अभी भी बेच रहे हैं। वैसे में ही अगस्त में अराउंड जो है एक बीएसएनएल की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि हम अपने 1 लाख 4G नए टावर लगाएंगे। अब बीएसएनएल को बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि भैया इसको हम जाने नहीं देंगे, बिल्कुल भी। उसने मौका देखा और छक्का मार दिया भैया पूरा। ये न्यूज भी पूरा सोशल मीडिया में फैल गई कि बीएसएनएल के नए 1 लाख टावर लगने वाले हैं, 4G टावर। अब ऐसे में लोगों का मन तो बन ही जाता है। वैसे भी पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा था बीएसएनएल 2024 अगस्त, पूरा एकदम बीएसएनएल छाया हुआ था। और ये 1 लाख टावर जो है 6 महीने के अंदर बीएसएनएल लगाएगा। उसने वादा किया कि जनवरी तक जो है हम लगभग जो है सारे टावर लगा लेंगे, 1 लाख नए टावर, और सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। प्रॉपर 4G आने लगेगा और एकदम मस्त इंटरनेट चलेगा। देन 4G जैसे ही आएगा उसके बाद हम 5G के ऊपर भी तुरंत स्विच कर जाएंगे। ऐसा बीएसएनएल ने वादा किया कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि 4G हम कंप्लीट करेंगे पहले, 4G करने के बाद हम एक क्लिक में 5G के ऊपर स्विच कर जाएंगे। अब बीएसएनएल के पास पूरा मौका था कि दोबारा से प्रॉपर खड़ा हो सकता है, और वही काम हुआ और काफी तेज से काम हो रहा है। और हाँ, हमने प्रॉफिट की बात की, बट प्रॉफिट कितना अर्न किया वो नहीं हमने बताया। 2024 क्वार्टर 3 के अंदर बीएसएनएल ने 262 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है। प्रॉफिट है, काफी बड़ा अमाउंट है। काफी अच्छा लगा सुन करके कि यार 17 साल बाद कोई कंपनी जो है फिर से प्रॉफिट में आई है, तो सुन करके काफी ज्यादा खुशी होती है। स्पेशली जो बीएसएनएल यूजर हैं उनको काफी अच्छा लगा होगा कि हाँ यार सही है। और मेरे को काफी अच्छा लगा। मैं पिछले 7-8 नहीं ज्यादा हो गया होगा, 9-10 महीने अराउंड हो रहे होंगे, तब से बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ लगातार। ये है सामने भी पड़ा हुआ है एक। और आज की डेट में अगर बात करें लेटेस्ट अपडेट की 1 लाख टावर के ऊपर, तो आज की डेट में लगभग 80,000 टावर नई साइट्स प्रॉपर लग चुकी हैं, जिनमें से 75,000 साइट्स लाइव हो चुकी हैं। मतलब 75,000 टावर जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। 80,000 टोटल लगे हुए हैं, जिनमें से 5,000 टावर जो है वो अभी लाइव नहीं है, एक्टिवेट नहीं किए गए उनको, कुछ बैंड वगैरह कुछ काम बाकी उनके ऊपर। बट बेस साइट प्रॉपर बन चुकी है और काम में काफी ज्यादा डिले हुई। पहले बताया गया था जनवरी तक हम जो है 1 लाख टावर लगा देंगे, फिर मार्च आया एंड अभी जून आ रहा है। जून तक 1 लाख टावर कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑफिशियली बीएसएनएल ने बताया कि हमने 80,000 टावर जो है वो प्रॉपर लगा दिए हैं आज की डेट में। अब बचे कितने? 20,000। और ये न्यूज कुछ दिन पहले की है, अभी तो थोड़े बहुत और भी लग चुके होंगे। इतना तय है कि हाँ जून तक प्रॉपर 1 लाख टावर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने देखा है सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट जो हुई है वो काफी अच्छी हुई है। आज तक पिछले 8 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ बीएसएनएल का सिम कार्ड। आज से 5 साल पहले लगभग मैंने बीएसएनएल का सिम कार्ड एक लिया था, तब मैंने यूज किया तो मुझे लगा था कि 4G चलेगा, बट 4G नहीं चल रहा था मेरी एरिया के अंदर, 3G चल रहा था और स्पीड भी बहुत ही दिक्कत कर रही थी। देन मैंने उसको हटा दिया था और उसके बाद पिछले 8-9 महीने पहले मैंने लिया सिम कार्ड, तब से मैं लगातार बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 4G चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, जब मैंने लिया था तब दिक्कतें आ रही थी, लाइक कभी कभी होता था कि नेटवर्क बहुत ज्यादा स्विच करता था, 3G के ऊपर कभी चला गया, कभी 2G चल रहा है, कभी 4G चल रहा है, पता ही लगता था और एसएमएस के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। बट डे बाय डे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को देखने मिली। और आज मतलब मैं पिछले अराउंड 2-3 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि स्विचिंग तो कभी होती नहीं है, 3G के ऊपर कभी ज्यादा नहीं, प्रॉपर 4G चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। एसएमएस वगैरह के अंदर भी प्रॉपर सेंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट भी बहुत, कॉलिंग के अंदर भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। वोल्टी वगैरह एक्टिवेट हो गया, देन कॉलिंग के अंदर एकदम मस्त मक्खन चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं होती आज तक मेरे को पिछले 2-3 महीने से। और यही चीजें मैं लेता भी हूँ रिव्यू, आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग बताइए कि आपकी एरिया में कैसा चल रहा है। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि भैया सही चल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि भैया आज हमारा आ गया, ये है वो है, एक्टिवेट कर लिया हमने। और इंप्रूवमेंट देख करके काफी अच्छा लगता है कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है, लोगों से भी पता लगती है और मैंने खुद ही देखी हुई है। तो मुझे प्रॉपर लगता है कि हाँ बीएसएनएल पूरी तरीके से वापस आ सकता है, और आना भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि आना क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए कुछ सर्विसेज हैं जो अभी तक एक्टिव नहीं है, लाइक वाईफाई कॉलिंग वगैरह हो गया, वोल्टेज सभी लोगों को अभी प्रॉपर नहीं मिला है, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट नहीं है अभी तक, eSIM वगैरह, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो नहीं है। बहुत ही पीछे फील होता है, कई बार हम सोचते हैं तो लगता है कि यार ये कहाँ पहुंच गया सिम कार्ड लेकर के। मतलब जो चीजें अदर टेलीकॉम कंपनियों के अंदर हैं, प्राइवेट कंपनियों के अंदर, वो सारी यूज करने में मजा आता है, बट आज बीएसएनएल के अंदर देखता हूँ तो चीजें हैं नहीं, तो दिक्कत कहीं ना कहीं फील होती है। बट कंप्रोमाइज हो जाता है, और बीएसएनएल मेरे हिसाब से ऐसे लोग यूज भी करते हैं, गांव वाले, विलेज वाले ज्यादा लोग यूज करते हैं, उनको इतना हाई टेक से मतलब ही नहीं होता है। लाइक eSIM वगैरह यूज करेंगे वो, या फिर वाईफाई कॉलिंग यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वीडियो कॉलिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, बट वो हो जाता है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फाइनली पॉइंट आता है हमारा कि बीएसएनएल का वापस आना पूरी तरीके से क्यों जरूरी है। मैं कुछ
दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कुछ चीजें, लाइक मैंने डेली यूजेस में देखा कि मैं कितना डेटा यूज करता हूँ एंड दूसरे लोगों को भी एनालाइज किया कि वो कितना डेटा यूज करते हैं और क्या क्या चीजें यूज करते हैं। सभी को मैंने पाया कि हाँ वो कॉलिंग करते हैं एंड यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, रील्स वगैरह प्ले करते हैं एंड एसएमएस सर्विस वगैरह यूज करते हैं। कई बार होता है भी एसएमएस भी हमने कर लिया। ये सारे एक नॉर्मल यूजर के डेली के टास्क होते हैं। अब इन सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा स्टेबल नेटवर्क, एक अच्छी कॉलिंग हो जाए ऐसा एक सिम कार्ड एंड एसएमएस वगैरह सेंड हो जाए ऐसा। 5G की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं कि यार 5G की स्पीड बहुत अच्छी है। एक बार बताओ, जो लोग 5G की स्पीड यूज करते हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप कितनी स्पीड में रील्स देखते हैं यार? ये बताइए मेरे को। रील देखने के लिए एक नॉर्मल डेटा ही चाहिए जो कि 4G इनफ है। ब्राउजिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए, कोई काम करना है आपको, उसके लिए 4G इनफ है। उसके लिए 5G की लोड नहीं है आपको। बाकी कॉलिंग वगैरह तो हो ही जाती है, इससे भी होती है, कोई दिक्कत थोड़ी आती है। एसएमएस वगैरह सारी फैसिलिटी है यहाँ पर और सस्ते प्लान पे है। उतने ज्यादा रिचार्ज आपको कराने की जरूरत नहीं, पे करने की जरूरत नहीं है। 5G एक ट्रैप है जिसमें सभी लोगों को फंसाया जा रहा है। अब मैंने एक बात बोली थी पहले, 90% लोगों को बीएसएनएल की जरूरत है। अब मैंने देखा है कि 90% लोग जो है वो क्या करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब पे एक्सट्रीम करते हैं, वीडियो वगैरह प्ले करते हैं, या फिर कुछ कहीं पर भी एक्सट्रीम करते हो, आप कोई भी वीडियो वगैरह प्ले करते हो, आपको 4G डेटा इनफ है आपके। 5G की आपको तो जरूरत ही नहीं है। ये जो 5G बोल बोल करके आपसे एक्स्ट्रा पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उस 5G का यूज कहां पर आ रहा है? असली यूज कोई कर पा रहा है उस 5G का? मेरे को जरा कमेंट करके जरूर बताना कि 5G का यूज आप कैसे कर रहे हो। मेरे पास 5G फोन है, ये सैमसंग का S21 FE, बट इसके अंदर मैं BSNL का 4G सिम चलाता हूँ। मेरे को 5G की लोड ही नहीं पड़ती भाई, जबकि मेरा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का सारा काम होता है। जिनको जरूरत है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के काम करने की, वो घर पे या फिर ऑफिस में वाईफाई लगवाते हैं। बिना वाईफाई काम नहीं होता भैया। आप इसके हॉटस्पॉट से तो नहीं कर पाओगे, सारी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, डिस्कनेक्ट होता है, हीट होता है, दिक्कतें होती हैं, इससे तो हो ही नहीं पाता है। तो 5G का असली यूज कौन कर रहा है भाई? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं काफी दिन से एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीजों को कि 5G का असली यूज कौन कर पा रहा है भाई। कंपनियां लूटी जा रही हैं, 5G है, एक्स्ट्रा पैसा दो भैया, 5G का एकदम मस्त इंटरनेट चलेगा, स्पीड में चलेगा। भैया कितनी स्पीड चाहिए यार? कहाँ लेके उड़ोगे आप? हमें भी बताओ कहाँ जाना है भाई 5G लेकर के। हाँ, 10% लोग हैं जिनको फास्ट इंटरनेट की जरूरत है, जिनको 5G चाहिए, वो यूज करते हैं। कई बार मैंने देखा भी है कि हाँ कई जगह पर कई सिचुएशन में 5G की जरूरत पड़ जाती है, बट मोस्टली 4G डेटा इनफ है, 4G की स्पीड इनफ है हमारे लिए। और विलेज एरिया में, दूर दराज से गाँव जो होते हैं या फिर शहर वगैरह में, मैंने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं जिनका भाई डेली का काम है नॉर्मल, अपना उन्होंने काम पे जाना है और घर आना है, फिर नॉर्मल थोड़ा बहुत देखना दुखना है, उसके बाद सो जाना है। तो उसमें क्या ही डेटा 5G की जरूरत है भाई? पहले तो इन स्मार्टफोन कंपनियों ने भैया एकदम जाल बिछा लिया कि 5G स्मार्टफोन पे पैसे एक्स्ट्रा दो, महंगा लो। बट अभी ठीक है कि अभी तो एकदम नॉर्मल आ चुके हैं, 10-10 हज़ार में भी 5G आ जा रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा है रेट। पहले के जमाने में हम 5-5, 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार का भी स्मार्टफोन ले लेते थे, मिल जाता था इजिली, आज से 5-6 साल पहले। बट अभी हाँ बढ़ा है, बढ़ेगा ही वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भैया। हाँ ये है कि हाँ भाई देश की तरक्की हो रही है, 5G आ गया, नाम है, सब कुछ है, ठीक है। बट आप अपने हिसाब से देखो ना कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपके 4 पैसे कहाँ पर बच रहे हैं, आप उनको कहाँ पर लगा सकते हो एक्स्ट्रा, उनसे कुछ और काम कर सकते हो। तो बस यही मेरा सवाल था कि भाई 5G का असली यूज कौन कर रहा है? प्लीज कमेंट करके बताना मेरे को। मेरे को बस ये लगता है भाई 90% लोगों को 4G की ही जरूरत है। 4G डेटा उनके लिए इनफ है हर काम के लिए। 4G की स्पीड काफी अच्छी है। हाँ 3G वगैरह सही नहीं था भैया, बफरिंग वगैरह होने लगती थी, बट 4G बेस्ट है यार। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल को पूरी तरीके से वापस आना चाहिए? और साथ में ये भी सवाल है कि 5G डेटा कौन असली तरीके से, मतलब अच्छे से कौन यूज कर पा रहा है, वो भी कमेंट करना भाई। और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को बस लाइक कर देना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो बी सेवन, बी हेल्दी, बाय बाय।